सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, कुंदन सिंह गुड आफ्टरनून, कंचन मनोज गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। जो भी LSW पढ़ने के लिए चाह रहे हैं उनको लिंक शेयर कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ET एकेडमी पे। चलिए जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था तो बहुत सारे कमेंट छात्र का आया था कि सर एक एक्ट के बारे में डेमो क्लास बताया जाए। पिछले क्लास में मैंने LSW से 3 क्लास लिया है, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने आपको LSW का संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताया था और किन किन प्रश्नों का चयन करना चाहिए उन बातों को बताया था। किन किन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी मैंने काफ़ी बखूबी से आपको समझाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप LSW के सिलेबस और उसके प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है उनसे परिचित हो गए होंगे। यदि आप फिर भी परिचित नहीं हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के LSW का जो क्लास 1 डेमो वाला वीडियो है वहाँ पर जाकर के आप LSW के सिलेबस से परिचित हो जाएं और उनके जो पूछे गए पैटर्न होते हैं एग्जाम में उन पैटर्नों को भी भली भांति से समझ लें। तो दूसरा वीडियो मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध के बारे में बताया था। यानी कि दूसरा जो हमारा क्लास था उसमें मैंने आपको श्रम विधान का अर्थ बताया था। श्रम और विधान का अर्थ बताते हुए मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे जो भारतीय संविधान है उनमें श्रम संबंधित कौन कौन से उपबंध किए गए हैं और उनको भी मैंने आपको बताया था। तीसरा जो हमारा क्लास लिया गया था दोस्तों वह लिया गया था श्रम विधान के सिद्धांत से संबंधित, और आप लोगों से प्रश्न भी लिखने के लिए कहा गया था। उनमें हमने देखा था कि श्रम विधान के सिद्धांत से संबंधित बातों को देखा था और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो उसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह LSW के एक्ट से संबंधित है, यानी कि अधिनियम से संबंधित है। याद रखिएगा यह एक्ट जो है वह आने वाले 66वीं BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस एक्ट को ही चुना है। मैं इस एक्ट को इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह जो एक्ट है वह 66वीं BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस एक्ट से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ध्यान में रखें। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न भी दे दिया है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों देखिएगा। प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें। प्रसूति हित लाभ को मातृत्व हित लाभ भी कहा जाता है, जिसे हम लोग मैटरनिटी एक्ट बेनिफिट कहते हैं। याद रखिएगा। तो यहां से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि प्रसूति हित लाभ या मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें। या फिर यहां से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाएंगे कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक व्याख्या करें। मतलब आपको व्याख्या करते हुए आलोचनात्मक व्याख्या भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। और याद रखिए ये 66वीं के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग जो भी 66वीं मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए जो भी इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं। चलिए, मैं भी थोड़ा वीडियो को शेयर कर देता हूं लिंक में, आप लोग भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सब चीज ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, सारा चीज ओके है दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा लिंक शेयर कर देता हूं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया ये प्रश्न आपके 66वीं BPSC मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो आप लोग लिंक को शेयर कर दे जो भी आपके हैं दोस्त हैं जो कि देखना चाह रहे हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। आपने देख रहा होगा कि LSW श्रम एवं समाज कल्याण प्रसूति हित लाभ अधिनियम, जिसे मातृत्व हित लाभ अधिनियम या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। सभी को गुड आफ्टरनून। विकास कुमार
कुंदन सिंह, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे प्रसूति हित लाभ अधिनियम। प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में जो प्रसूति का अधिकार प्रदान किया गया है वे सिर्फ किसे प्रदान किया गया है? महिलाओं को प्रदान किया गया है। यानी मातृत्व का अधिकार प्रकृति ने महिलाओं को दिया है। यानी कि बच्चे को जन्म देना, गर्भाधारण करना, ये सभी किसके पास अधिकार है? महिलाओं को दिया गया है। पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी भी स्थिति में बच्चे को पैदा कर सके, ठीक है, या फिर गर्भाधारण कर सके। तो याद रखिएगा, महिलाएं जो होती है वो सृष्टि की जनन भी कही जाती है इसी कारण से, क्योंकि प्रकृति ने उसे क्या किया है? मातृत्व का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जब कोई भी महिलाएं अपनी गर्भावस्था से पूर्व या गर्भाधारण के उपरांत उन्हें क्या होता है, किसी भी प्रतिष्ठान में जब वो काम करती है तो उस समय में उसे क्या होता है? कार्य करने के दौरान काफी सारी समस्याओं से झेलना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए, मतलब हमारी जो मातृत्व धारण किए हुए महिलाएं हैं, जो गर्भावस्था धारण किए हुए महिलाएं हैं, या जिन्होंने गर्भावस्था के उपरांत भी जो महिलाएं हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, प्रसूति हित लाभ अधिनियम, यानी कि जिसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि इसकी हम परिचय की बात करें दोस्तों, यदि हम इसका परिचय की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका परिचय क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यह कैसा विधान है। तो यह एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को क्या किया गया है? सुरक्षा प्रदान किया गया है। यानी कि जो भी महिला जो प्रसूति हैं या गर्भाधारण से पूर्व की स्थिति में है या गर्भाधारण के बाद के उपरांत की स्थिति में है, उन्हें क्या किया जाएगा? सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। किस अधिनियम के तहत? प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के तहत। इसलिए सबसे पहली जो बात है दोस्तों, क्या लिखेंगे कि यह क्या है? यह एक सामाजिक सुरक्षा विधान है। यह एक सामाजिक सुरक्षा विधान है। यह किस प्रकार का कानून है दोस्तों? याद रखिएगा, यह एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला विधान है। अब दूसरा बात यदि देखा जाए दोस्तों, दूसरा बात हम यदि देखते हैं कि इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर चलते हैं कि कैसे ये कानून का निर्माण हुआ। इस कानून का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे लिखेंगे निर्माण, कानून का निर्माण। याद रखिएगा निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा 1929 में बंबई में इस अधिनियम को पारित किया गया। यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1929 में सर्वप्रथम प्रसूति हित लाभ अधिनियम लाया गया। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों 1934 ईस्वी में मद्रास सरकार ने भी मातृत्व हित लाभ अधिनियम पारित किया। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यह अधिनियम पारित किया। उसके बाद 1947 में हमारा राज्य बिहार भी क्या किया? इस प्रावधान को लागू किया, यानी प्रसूति हित लाभ अधिनियम को क्या किया? लागू किया। उसके बाद देखते ही देखते क्या किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा भी, याद रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा भी 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को लागू किया गया। उसके बाद तत्पश्चात क्या किया गया? केंद्र सरकार ने कब लागू किया इसे? तो 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को इसे लागू किया। तो यह हमारा कानून निर्माण के संबंधित ऐतिहासिक परिचय है। याद रखिएगा सबसे पहले 1929 में किसके द्वारा पारित किया गया? महाराष्ट्र में मुंबई के द्वारा किया गया। उसके बाद 1934 में मद्रास की सरकार ने यह अधिनियम लाया। फिर 1938 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाया और 1947 में बिहार की सरकार ने प्रसूति हित लाभ अधिनियम
चलिए लाइट आ गई है, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। लाइट आ गई है, आप लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, तो मैंने आपको कहां तक बताया था दोस्तों? सब लोग जल्दी से आ जाएं, थोड़ी सी समस्या हो गई थी, बारिश का मौसम है, लाइट आते जाते रही है। चलिए बहुत बढ़िया, लाइट आ गई है, सभी लोग आ जाएं। चलिए बहुत बढ़िया, म्यूट है, आवाज आ रही है सभी लोगों के पास। चलिए तो देखिए, मैंने आपको बता रहा था दोस्तों, क्या बता रहा था कि ये देखिए, मैंने आपको बता रहा था प्रसूति हित लाभ अधिनियम। प्रसूति हित लाभ अधिनियम जो है, मैंने आपको बताया कि यह अधिनियम जो है कैसा अधिनियम है दोस्तों, तो याद रखिएगा। सबसे पहले इसके क्या देखेंगे, परिचय को देखेंगे। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। परिचय में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे पहले ये अधिनियम कैसा अधिनियम है, तो यह सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है, याद रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है। ठीक है, किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला, तो महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है, याद रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इसका कानून का निर्माण देखेंगे कि कैसे कैसे इसका जो है यह अधिनियम लाया गया, तो लिखिएगा निर्माण। चलिए निर्माण में देखिएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि सर्वप्रथम 1929 में मुंबई में, याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1929 में बंबई में यह अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद 1934 में मद्रास की सरकार ने मातृत्व सुरक्षा अधिनियम को पारित किया। उसके बाद 1938 को यूपी की सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया। उसके बाद 1947 को हमारा राज्य बिहार भी इस अधिनियम को पारित किया। उसके बाद क्या किया गया, केंद्र सरकार ने भी इस पे बहुत चिंतन की, विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद 12 दिसंबर 1961 को किसके द्वारा ये पारित किया गया, केंद्र सरकार द्वारा पारित कर दिया गया। मतलब कि 12 दिसंबर 1961 को यह अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, और तब से लेकर आज तक यह अधिनियम जो है ये इसमें कई बार संशोधित भी हुआ है। कई संशोधनों के बावजूद आज भी यह नियम हमारे पूरे भारत देश में लागू है, जिसे कि मातृत्व सुरक्षा या मातृत्व हितलाभ अधिनियम कहा जाता है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, तो इसमें कुल जो है, याद रखिएगा, इसमें कुल 30 धाराएं हैं। इसमें कुल दोस्तों 30 धाराएं हैं। मतलब इसमें हमें 30 धारा के बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा, इसमें कुल कितने धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं, याद रखिएगा। यह सबसे पहले यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है। किसको, तो महिलाओं को, यानी कि लिखेंगे कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है। किस कंडीशन में, तो वैसी महिला जो गर्भाधारण की हुई है या गर्भाधारण के उपरांत है, उसे भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रसूति हित लाभ अधिनियम पारित किया गया है। यह जो अधिनियम है दोस्तों, इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार जो है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। लागू करने का अधिकार किसको है, लागू करने का अधिकार किसको है, समुचित सरकार को है। यानी कि केंद्र और राज्य जो है दोनों इसे लागू कर सकता है। राज्यों में यह नियम लागू करने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। तो याद रखिएगा, यहां से हमने देखा कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम का एक सामान्य परिचय मैंने देखा। आप चाहें तो इस परिचय को भूमिका के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए
इस परिचय को आप क्या कर सकते हैं, भूमिका के रूप में भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, यह अधिनियम जो है 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। उसके बाद तब से लेकर के आज तक इसमें कई संशोधनों होने के बावजूद भी यह नियम समूचे देश में लागू है। तो यह हमने देखा प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के बारे में। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्नों को लिखने में मदद करेगा। चलिए चलते हैं अब अगले सेशन में। देखिए अब क्या देखेंगे दोस्तों, तो इसका उद्देश्य, अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम के उद्देश्य की चर्चा करें या फिर प्रसूति हित लाभ अधिनियम का उद्देश्य के बारे में चर्चा कीजिए। तो इसका क्या क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों आप सोचिए, एक महिला जो कि गर्भाधारण की हुई है उसके लिए हम कानून बना रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों को शामिल करना होगा, और वही बातें जो होगी वह मातृत्व अधिनियम 1961 का क्या होगा, उद्देश्य होगा। सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, तो लिख सकते हैं इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या लिखेंगे, मातृत्व अधिनियम 1961 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला क्या है, तो यह महिलाओं को क्या करता है, ये महिलाओं को सामाजिक महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। याद रखिएगा, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि वैसी महिला जो गर्भावस्था में है या प्रसूति की अवस्था में है, तो उसे प्रसूति की पूर्व एवं उपरांत दोनों स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य क्या लिखेंगे, महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। याद रखिएगा, दूसरा उद्देश्य क्या है, महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। जी बिल्कुल, महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। इस अधिनियम के तहत महिलाओं के जीवन स्तर को क्या किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। इस अधिनियम से पूर्व क्या होता था, ये अभी भी कई स्थानों प्रतिष्ठानों में ऐसा होता है कि महिलाओं को प्रसूति के दौरान भी कार्य करवाया जाता है। महिलाओं को प्रसूति के दौरान अत्यधिक वजन वाले काम दिए जाते हैं, अत्यधिक घंटे वाले काम दिए जाते हैं, जिससे महिला का जो जीवन स्तर है वह क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को जीवन स्तर बेहतर करना। और ये जीवन स्तर में लिख सकते हैं कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक जीवन, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक जीवन को क्या करना, सुदृढ़ करना, यानी कि मजबूत बनाना। तीसरा क्या है, महिलाओं के लिए उचित बोनस की व्यवस्था करना, महिलाओं के लिए उचित बोनस की व्यवस्था करना। याद रखिएगा, मतलब कई बार होता क्या है कि महिलाएं जब प्रसूति की अवस्था में होती है तो वे काम को छोड़ देती है, लेकिन नियोजक द्वारा क्या किया जाता है, जो कंपनी का मालिक होता है वो क्या करता है कि जब महिलाएं प्रसूति की अवस्था में काम करना बंद कर देती है तो नियोजक द्वारा उसे क्या किया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि नो वर्क नो पेमेंट, यानी यदि काम नहीं करेंगे तो वेतन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यह अधिनियम क्या करता है, उस महिलाओं को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि वह प्रसूति की स्थिति में है तो उसे एक निश्चित वेतन भी दिया जाए, यानी कि एक निश्चित बोनस की व्यवस्था किया जाए। चौथा क्या है दोस्तों कि शिशु गृह की व्यवस्था करना,
शिशु गृह की व्यवस्था करना, यानी कि प्रसव के उपरांत, प्रसव के बाद जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती है तो वे क्या होता है, जन्म के बाद जब अपने प्रतिष्ठान में जाती है तो क्या होता है कि बच्चे को रखने के लिए उसे काफी समस्या होती है। ऐसे में इस अधिनियम का उद्देश्य है कि उस जगह पे, उस प्रतिष्ठान में क्या करना, तो उस प्रतिष्ठान में प्रसव मतलब शिशु गृह का निर्माण करवाना, जहां महिलाएं अपने बच्चे को रख सकती है और अपने काम पर भी ध्यान दे सकती है। पांचवा क्या है दोस्तों, तो दूध, याद रखिएगा, दूध अंतराल यानी कि दूधशाला का व्यवस्था करना, याद रखिएगा। चलिए चलिए उसके बाद क्या है दोस्तों, दूध पान का व्यवस्था करना। पांचवा क्या है, दूध पान की व्यवस्था करना। दूध पान की व्यवस्था करना मतलब महिलाओं को, जो बच्चा प्रसूति के उपरांत काम में नियोजित होती है, उसे समय समय पर दूध, बच्चे को दूध पिलाने के लिए 4 अंतरालों का व्यवस्था किया गया है, जिसकी एक चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, नियोजकों की मनमानी पर, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना। ये भी सबसे बड़ा फैक्ट है कि इस अधिनियम का जो उद्देश्य है क्या है, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना। कई सारे प्रतिष्ठान में नियोजक बहुत ही मनबड़ू टाइप के होते हैं, प्रसूति यानी महिलाओं को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, उसे ऐसे ऐसे काम दिए जाते हैं जो कि महिलाओं के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें वैसे खतरनाक जगहों पे क्या किया जाता है, काम पे लगाया जाता है। तो वैसे में इस अधिनियम के लाने का उद्देश्य था कि जो नियोजक प्रतिष्ठान में मनमानी करते हैं, उसके मनमानी पर क्या करना, रोक लगाना। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे करने वाले नियोजकों के कानून का भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई नियोजक प्रसूति महिला या प्रसूति के उपरांत वाली महिला पर कोई ऐसे कार्य देता है जिससे उसका क्या होता है, गर्भपात हो जाए, यानी कि बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में नियोजकों पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे बात हम आगे प्रावधान में पढ़ेंगे। चलिए बहुत क्लियर है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद कई सारे उद्देश्य आप लिख सकते हैं। महिलाओं को प्रसूति के समय संरक्षण प्रदान करना, क्योंकि महिलाओं को प्रसूति के समय संरक्षण प्रदान करना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा क्या है, मेडिकल बोनस की व्यवस्था करना। चौथा क्या है कि कार्य के घंटे को कम करना, यानी कि 26 सप्ताह की छुट्टी देना, अवकाश की छुट्टी प्रदान करना। ये सभी क्या है, मातृत्व अधिनियम 1961 के उद्देश्य हैं, याद रखिएगा। तो उद्देश्य को हम लोगों ने देख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए LSW क्या है मुझे समझ में नहीं आता, नीरज कुमार जी, मैंने LSW के क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिए। चलिए तो ये हमने देख लिया दोस्तों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उद्देश्य क्या क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलते हैं अब अगला। अब क्या देखेंगे दोस्तों, इसके प्रावधान को देखेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्रावधान है, इनमें किन किन बातों का प्रावधान किया गया है, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, उसको देखेंगे और हम धारा के साथ देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप अधिनियम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें उसके कोड के सहित लिखते हैं, धारा को सहित लिखते हैं, तो आपके नंबर अधिक आने की संभावना होगी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले प्रावधान में हम क्या क्या देखेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा, एक में देखेंगे इसका विस्तार क्षेत्र, जो कि धारा 2(5) AB में है। 2(5) AB में क्या है, विस्तार क्षेत्र है। दूसरा क्या है, योग्यता की शर्तें, जो कि 5(8) 18 में है। उसके बाद तीसरा क्या है, लाभ की अवधि, जो कि धारा 5(1)(3) में है। चौथा है लाभ की दर, जो कि धारा 3 में है। पांचवा है लाभ प्राप्ति की विधि, जो कि धारा 7 में है।
छठा है मेडिकल बोनस जो कि धारा 9 में है, सातवां है अन्य स्थितियों में प्राप्त लाभ जो कि धारा 9-10 में है। ये सभी को हम बारी बारी से भी समझेंगे, घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। ये मैं आपको एक साथ में लिख दिया हूं ताकि आप नोट्स कर सके अच्छे से। मैं इसे बारी बारी से काफी अच्छे ढंग से समझाऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके प्रावधान को, क्या क्या प्रावधान है, फिर इसे मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। चलिए बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसके। चलिए अब चलते हैं अगले प्रावधान की ओर। ये देखिए अगला जो प्रावधान है दोस्तों, देख रहे होंगे, महिलाओं को नियोजित करने पर प्रतिषेध, ये धारा 4(6) में है। दुग्ध पान का अंतराल, ये धारा 11 में है। अपील धारा 12 में है। बर्खास्तगी पर रोक धारा 12 में है। निरीक्षक धारा 14 और 17 में है। दंड धारा जो है, दंड धारा 21 और 22 में है। छूट देने की शक्ति धारा 26 में है और नियम बनाने की शक्ति धारा 28 में है। ये हमारा मातृत्व अधिनियम का मुख्य प्रावधान है। अब इसकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे, प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे और यही बातों को आपको कोड समेत लिखना है। ये जो धारा दिया गया है, ये जो कोड दिया गया है, उसके साथ में आपको लिखना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। ये सभी प्रमुख प्रावधान है और प्रावधान से लेकर के ही प्रश्न पूछा जाता है। और याद रखिए मैंने कहा था कि यह 66वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा प्रावधान है मातृत्व अधिनियम का। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं बारी बारी से। देखिए तो सबसे पहला हमारा जो प्रावधान है वह क्या है, विस्तार क्षेत्र है। सबसे पहला प्रावधान क्या है, विस्तार क्षेत्र है। मतलब कि यह जो मातृत्व हित लाभ अधिनियम है उसका विस्तार कहां कहां पे है, वे कौन से नियोजन में प्रतिस्थापित होगा, कौन से कारखाने, कौन से प्रतिष्ठान में जो है वह नियम लागू होगा, उसी को हम लोग विस्तार क्षेत्र कहते हैं, जो कि धारा 2(5)AB में है। मतलब इस अधिनियम की धारा 2(5)AB में विस्तार क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि यह कानून देश के, याद रखिएगा, यह कानून देश के सभी कारखाने, खान बागानों तथा घुड़सवारी का प्रदर्शन या इस प्रकार के प्रदर्शन करने वाले उद्योगों पर लागू होगा। याद रखिएगा यह जो अधिनियम है वह देश के समस्त कारखाने, समस्त प्रतिष्ठान पे लागू होगा। घुड़सवारी प्रदर्शन करने वाला होगा, आपने देखा होगा नट का जो प्रदर्शन करता है उस पर भी यह अधिनियम लागू होगा। तो देश में जितने भी कल कारखाने हैं, बगाने हैं, उद्यान है, जितने भी घुड़सवारी संबंधित प्रदर्शन करने वाले हैं, वे सभी पर क्या होगा, ये अधिनियम लागू होगा। याद रखिएगा यह कानून वैसे संस्थानों में भी लागू होगा जहां 10 या अधिक महिला कर्मचारी काम करती है। यदि किसी कारखाने, यदि किसी बगाने, यदि किसी उद्यान या यदि किसी प्रतिष्ठान, चाहे वह रेलवे हो, कोई कर्मचारी संबंधित कारखाना हो, उसमें यदि 10 से अधिक महिलाएं काम कर रही है तो यह अधिनियम वहां पे भी लागू होगा। याद रखिएगा यानी कि इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र आपने समझ लिया कि देश के कोई भी संस्थान जहां पे 10 या 10 से अधिक महिलाएं काम करती है तो वैसे में यह अधिनियम वहां पे क्या होगा, लागू होगा। और यदि वहां के नियोजक इस अधिनियम को लागू नहीं करते हैं तो वहां पे क्या किया जाएगा, उस पे कानूनी कार्यवाही किया जाएगा। चलिए तो आपने विस्तार क्षेत्र को समझ लिया दोस्तों, क्लियर है, बहुत बढ़िया। विस्तार क्षेत्र को समझ लिया आप लोगों ने। चलिए विस्तार क्षेत्र को समझ लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे, अगला जो हमारा प्रावधान है वह क्या है, योग्यता की शर्तें। अगला जो है दोस्तों योग्यता की शर्तें, यानी कि इस अधिनियम में योग्यता क्या रखा गया है, इस अधिनियम का लाभ जो है वह किस महिला को मिलेगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है। देखिए और यह जो धारा है दोस्तों वह 5(18) में है। देखिए योग्यता की शर्तें क्या है, इस कानून में कहा गया है कि यदि कोई महिला अपने मातृत्व से संभावित तिथि से 1 वर्ष की पूर्व अवधि से 80 दिनों तक कार्य करती है तो वह अपने संस्थान में मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार मानी जाएगी। मतलब दोस्तों कि कोई भी महिला यदि किसी कारखाने,
किसी भी प्रतिष्ठान में यदि जिस दिन से वह गर्भाधारण की है उसके 1 साल पूर्व में, मतलब 1 वर्ष में यदि वह 80 दिन उस प्रतिष्ठान में काम की है तो उसे यह अधिनियम प्राप्त होगा। यदि 80 दिन से वे कम काम की है तो वह इस अधिनियम की हकदार नहीं होगी। याद रखिएगा, याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है कि वह महिला जो कि किसी भी प्रतिष्ठान में अपने गर्भाधारण के पूर्व 1 वर्ष की अवधि में 80 दिन तक काम की है उसे इस अधिनियम का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। याद रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या है, यह शर्त उन महिलाओं पर लागू नहीं होंगे जो असम राज्य में आकर बस गई हो तथा अप्रवासन के समय गर्भावस्था में हो। याद रखिएगा, असम राज्य की वैसे महिलाओं पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा जो कि क्या हुआ है, अप्रवासन के दौरान असम में आकर बस गई है और वे गर्भावस्था में है। तो याद रखिएगा, यह अधिनियम उस महिलाओं पर लागू नहीं होगा। तो इस नियम योग्यता की शर्तें क्या है आप लोगों ने जान लिया कि योग्यता के शर्तें मतलब इस अधिनियम के लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी भी महिला को अपने गर्भाधारण के प्राप्त करने की पूर्व के 1 साल वर्ष में कम से कम 80 दिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस संस्थान में काम करना पड़ेगा। यदि उन्होंने 80 दिन उस संस्थान में काम की है तो उसे निश्चित तौर पे यह अधिनियम का लाभ प्राप्त होगा। चलिए क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है, अगला चलते हैं दोस्तों, अगले प्रावधान को देखते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक, अगला जो हमारा प्रावधान है, ये देखिए अगला जो प्रावधान है दोस्तों, लाभ की अवधि, मतलब यह जो लाभ प्राप्त होगा वह कितने अवधि के लिए प्राप्त होगा, और यह धारा 5(1)(3) में कहा गया है कि महिलाओं को लाभ की अवधि कितने समय के लिए होगी। तो याद रखिएगा, इसके तहत कानून में कहा गया है कि महिला कर्मचारी को प्रसव के दौरान 26 सप्ताह की मजदूरी सहित छुट्टी प्राप्त होगी। मतलब लाभ की अवधि क्या होगी, यदि कोई महिला किसी प्रतिष्ठान में कार्य कर रही है और वे प्रसूति है मतलब गर्भाधारण की हुई है तो उसे कुल कितने सप्ताह का लाभ प्राप्त होगा, 26 सप्ताह का लाभ प्राप्त होगा। यह हाल ही के किए गए संशोधन में की बात मैं कर रहा हूं। पहले जो था वह 12 सप्ताह का लाभ था, अब क्या है 26 सप्ताह का, अब 26 सप्ताह की अवधि की छुट्टी प्रदान की जाएगी, वो भी मजदूरी सहित, मतलब जो उसकी मजदूरी होगी उसके सहित उसे 26 सप्ताह का लाभ प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा। चलिए यह लाभ प्रथम 2 जीवित बच्चों तक मिलेगा। याद रखिएगा, ये जो 26 सप्ताह का लाभ है वे प्रथम 2 बच्चे तक ही मिलेगा, मतलब 2 बच्चे तक ही 26 सप्ताह का लाभ मिलेगा। जैसे ही 2 से 3 बच्चा होगा इस लाभ की अवधि खत्म हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और यह लाभ की अवधि कितना हो जाएगा, 12 सप्ताह। मतलब 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर लाभ की अवधि 26 सप्ताह से घट करके कितना हो जाएगा, 12 सप्ताह हो जाएगा। 26 सप्ताह के लाभ में से 7 सप्ताह का लाभ जो है वह केंद्र सरकार अपने खाते से देगा। याद रखिएगा, 26 सप्ताह में 7 सप्ताह का जो लाभ होगा, यानी कि 7 सप्ताह का जो मजदूरी होगा वह कौन व्यय करेगा, केंद्र सरकार करेगा। बाकी जो होगा वे कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस अधिनियम का वहन करता है। तो याद रखिएगा, लाभ की अवधि आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर है दोस्तों। चलिए लाभ की अवधि समझ लिया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रियंका कुमारी गुड आफ्टरनून। चलिए लाभ की अवधि आप लोगों ने समझ लिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों लाभ की दर, और ये है धारा 3 में। लाभ की दर क्या है, मतलब अब किस रेट से लाभ मिलेगा, कैसा लाभ मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा। देखिए मातृत्व के दौरान महिलाओं को विगत 3 माह की औसत मजदूरी दर प्राप्त होगी, यानी कि 3 माह की औसत मजदूरी प्राप्त होगी।
3 माह की जो मजदूरी है उसको औसत निकाल करके प्रदान किया जाएगा, या 10 रुपया या न्यूनतम 10 रुपया सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर में से जो भी अधिक होगा उसके बराबर राशि प्रदान किया जाएगा। मतलब महिला का जो 3 महीने का औसत मजदूरी है वो, दूसरा क्या है न्यूनतम 10 रुपया, और तीसरा क्या है कि सरकार द्वारा जो न्यूनतम राशि तय की गई है वो, तो तीनों में से जो सर्वाधिक होगा वही हितलाभ के रूप में महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। यह है हमारा लाभ की दर जो कि धारा 3 में कही गई है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए अब है दोस्तों अगले प्रश्न नहीं, अगले प्रावधान की ओर, लाभ प्राप्त करने की विधि। अब यह लाभ प्राप्त करने की विधि क्या है? कोई भी महिला यदि गर्भावस्था में है, प्रसूति अवस्था में है और वे किसी कंपनी में काम कर रही है तो इस लाभ की हकदार कैसी होगी? इसके लिए उन्हें क्या प्रोसेस करना होगा, क्या करना होगा ताकि उसे इस अधिनियम का बेनिफिट मिल सके? तो देखिएगा, किसी भी महिला श्रमिक को लाभ प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रतिष्ठान के नियोजन को देना आवश्यक होगा। मतलब कोई भी महिलाएं जो प्रसूति में है, गर्भाधारण में है और वह इस अधिनियम का लाभ लेना चाहती है, तो जो वो कंपनी का नियोजक है, जो मालिक है, उसको क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा? उसकी जो गर्भाधारण की जिस तारीख से उन्होंने गर्भावस्था को धारण किया है उस तारीख का क्या होना चाहिए? उल्लेख होना चाहिए, और उसके साथ साथ नॉमिनी का भी नाम उल्लेख होना चाहिए। उसमें खास तौर के जो उसके हस्बैंड है उनका नाम होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि उस आवेदन के साथ साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया एक सर्टिफिकेट उसके साथ लगाना होगा, जिसमें यह सूचित किया जाना चाहिए कि वह महिला जो है किस तारीख से गर्भाधारण को जो है धारण किया है। याद रखिएगा, तो ये हमारा है लाभ प्राप्त करने की विधि जो कि धारा 7 में है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए छठा है मेडिकल बोनस। मेडिकल बोनस, और ये है धारा 8 में। मतलब धारा 8 में मेडिकल बोनस की बात की गई है। अब मेडिकल बोनस क्या है, महिलाओं को कितना मेडिकल बोनस मिलेगा ये देखते हैं। कानून में कहा गया है कि यदि नियोजन द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में नियोजन को 3500 रुपया मेडिकल बोनस के रूप में भुगतान करना होगा। मतलब यदि कोई महिला किसी प्रतिष्ठान में, किसी कारखाने में, किसी उद्योग में काम कर रही है और वहां के जो नियोजक है, जो मालिक है, उसके द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान यदि महिला को नहीं किया जाता है तो वहां के नियोजक को महिलाओं के लिए अतिरिक्त 3500 रुपया चिकित्सा बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, 3500 रुपया चिकित्सा बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा। और याद रखिएगा जो कि अभी 5000 रुपये किया जाने का प्रस्तावित है। 5000 रुपये इसे बढ़ाने का प्रस्तावित है और इस पे अभी जो है कानून बन रही है, मतलब संशोधित हो रही है। चलिए तो याद रखिएगा मेडिकल बोनस जो है 3500 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलते हैं अब 7वां प्रावधान पे। 7वां प्रावधान क्या कहता है? अन्य स्थितियों में लाभ, और ये धारा 9 और 10 में है। धारा 9 और 10 में अन्य स्थिति में लाभ की बात की गई है कि महिलाओं को अन्य स्थितियों में कौन कौन सा लाभ प्राप्त होगा। देखिएगा, बंध्याकरण की स्थिति में 2 सप्ताह। याद रखिएगा, बंध्याकरण, जब बंध्याकरण होता है यानी कि जो शल्य क्रिया के द्वारा, है ना, शल्य क्रिया के द्वारा जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, उसमें बंध्याकरण की स्थिति में 2 सप्ताह का लाभ प्राप्त होगा। मतलब 2 सप्ताह की छुट्टी होगी। याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह का, यदि कोई महिला एबॉर्शन करवाती है तो गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह का लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा यदि कोई महिलाएं की छुट्टी समाप्त हो गई है, गर्भाधारण के उपरांत भी यदि छुट्टी समाप्त हो गई है और फिर भी वो यदि बीमार रह रही है, वे बीमार है, उनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है,
काम करने की वह स्थिति में नहीं है तो उसे इस अधिनियम के द्वारा 1 माह की अतिरिक्त छुट्टी प्राप्त होगी। याद रखिएगा, 1 माह की अतिरिक्त छुट्टी प्राप्त होगी। तो याद रखना है, बंध्याकरण की स्थिति में 2 सप्ताह का, गर्भापात की स्थिति में 6 सप्ताह का, इसके बावजूद भी यदि वह बीमार रहती है तो 1 माह की अतिरिक्त छुट्टी प्रदान की जाएगी। ये हो गया आपका अन्य स्थितियों में लाभ। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलते हैं, अगला हमारा प्रावधान है प्रावधान 8। देखिए, महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध, महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध। अब इसमें क्या है, ये धारा 4(6) में कहा गया है, यदि महिला कर्मचारी प्रसव पूर्व छुट्टी पड़ गई है और वह प्रतिष्ठान में काम करना चाहती, देखिए कई महिलाएं होती है कि वह प्रसव पूर्व छुट्टी ले लेती है, घर में कुछ आर्थिक तंगी हुआ तो फिर से वह काम करने के लिए सोचती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई महिलाएं अपने प्रतिष्ठान में काम करने के लिए सोचती है तो नियोजन उसे ऐसा कोई कठिन काम नहीं देगा जिससे उसके गर्भपात या भ्रूणपात होने की संभावना हो। मतलब कोई महिला यदि प्रेगनेंसी के दौरान प्रतिष्ठान में काम कर रही है तो कंपनी का जो मालिक है, जो नियोजन है, उस महिला को ऐसा कोई काम नहीं देगा, ऐसा कोई खतरनाक जगहों पर नियुक्त नहीं करेगा जिससे महिला की गर्भावस्था को क्षति पहुंचे, यानी कि वह गर्भाधारण को क्या हो जाए, गर्भपात हो जाए या भ्रूणपात होने की संभावना हो। यही हमारा महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध है और ये धारा 4(6) में कही गई है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न, अगले प्रावधान चलते हैं और ये प्रावधान है हमारा 9। देखिए, दुग्ध पान का अंतराल। अब बच्चे को दूध पान कराने का अंतराल की बात की गई है और ये धारा 11 में कहा गया है, महिला कर्मचारियों को पुनः काम पर लौटने के बाद उसके नवजात बच्चे को दूध पिलाने हेतु 4 अंतरालों की व्यवस्था की गई है। मतलब जब प्रसव के उपरांत महिला बच्चे को लेकर के काम पर जाती है तो उसके जो नियोजक है वह क्या करेगा, दुग्धपान की व्यवस्था कराने के लिए, मतलब महिलाओं को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए 4 अंतराल की व्यवस्था करेगा। मतलब 4 बार उसे कुछ कुछ समय के लिए छुट्टी प्रदान करेगा ताकि वह बच्चे के पास जाकर के बच्चों को दूध पान करा सके। यदि संस्थान में 50 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है तो शिशु गृह की स्थापना की जाएगी। वैसे संस्थान जहां से 50 से अधिक महिलाएं काम कर रही है तो वैसे प्रतिष्ठान में एक बाल गृह की स्थापना किया जाएगा जहां महिलाएं अपने बच्चों को ले जाएगी और बाल गृह में बच्चों को रखेगी। बाल गृह में बच्चों की देखरेख करने के लिए एक कर्मचारी को भी नियुक्त किया जाएगा और महिलाएं समय समय पर अंतराल पड़ा करके बच्चे को दूध पान कराएगी। यह लाभ बच्चे को 15 माह तक प्राप्त होगी, यानी जब तक बच्चे 15 महीने का नहीं हो जाता है यह लाभ उसे प्राप्त होगा। चलिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है? अगले प्रावधान की ओर चलते हैं और यह है दोस्तों अपील, जो कि धारा 12 में है। कहा गया है कि सरकार कुछ अपीलीय निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी यदि नियोजक या महिला श्रमिक अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वैसे स्थिति में निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है। मतलब यदि कोई महिला, सरकार क्या करेगी कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक निरीक्षक की नियुक्ति करेगा और निरीक्षक का कार्य क्या होगा, वह समय समय पर जाकर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना। और यदि कोई महिला और नियोजक के बीच तालमेल सही नहीं है, नियोजकों द्वारा महिलाओं पर प्रताड़ित किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, बोनस नहीं दिया जा रहा है, छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाएगा कि 60 दिन के भीतर वो क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। इसके साथ ही यदि कोई नियोजक लाभ देने से इनकार करता है, ऐसी स्थिति में निरीक्षक द्वारा समाहर्ता को लिखित सूचना देकर मालगुजारी के रूप में लाभ की राशि वसूल सकता है। याद रखिएगा, कोई भी नियोजक यदि महिला को लाभ की राशि नहीं प्रदान करता है तो जो निरीक्षक है वह समाहर्ता मतलब डीएम को एप्लीकेशन लिखेगा और वहां से उसे क्या किया जाएगा, मालगुजारी के रूप में रुपया वसूल किया जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है दोस्तों? अगला है हमारा निरीक्षक, जो कि है धारा 14-17। कानून में कहा गया है कि
उपयुक्त सरकार उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा। मतलब सरकार जो है वह प्रतिष्ठान की जांच करने के लिए कि प्रतिष्ठान के जो नियोजक हैं वह महिलाओं पर ध्यान दे रहा है या नहीं, महिलाओं को इस हित लाभ को प्राप्ति हो रही है या नहीं, इसके लिए क्या करेगा, समुचित सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी जो विभिन्न प्रकार के शिकायतों की सुनवाई तथा निरीक्षण से संबंधित होंगे। याद रखिएगा, इसके द्वारा दिया गया निर्णय महिला एवं नियोजन पर लागू होता है और निरीक्षक द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वे नियोजक और महिलाएं दोनों को मानना होगा। याद रखिएगा। चलिए अगला जो हमारा है दोस्तों वह है दंड, और दंड है धारा 21-22 में। दंड की बात की गई है 21-22 में। क्या दंड का प्रावधान है देखिएगा, यदि नियोजक इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो मातृत्व लाभ का भुगतान नहीं करता है। याद रखिएगा, यदि कोई नियोजक इस अधिनियम का उल्लंघन करता है और किसी को मातृत्व हित लाभ महिला को प्रदान नहीं करता है तो उसे 3 माह से लेकर के 1 वर्ष का कारावास या रुपया 2000 से लेकर रुपया 5000 तक जुर्माना देना होगा, अथवा दोनों भी हो सकता है। तो ये जुर्माने की बात की गई है, दंड की बात की गई है। निरीक्षक के कार्य में बाधा डालने पर 1 वर्ष का कारावास या रुपये 5000 का जुर्माना, अथवा दोनों। यदि निरीक्षक किसी प्रतिष्ठान में जाता है और जांच करता है तो जांच करने के दौरान यदि नियोजक के द्वारा बाधा डाला जाता है तो नियोजक पर क्या किया जाएगा, 1 वर्ष का कारावास या रुपया 5000 या दोनों दंड दिया जा सकता है। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए 14 है दोस्तों छूट देने की शक्ति, जो कि धारा 26 में है। यदि कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान में इस अधिनियम से बेहतर सेवा शर्तें लागू हो तो वहां इस अधिनियम को प्रबंध लागू नहीं होगा। मतलब अब हमारा देश है, कई ऐसे सारे प्रतिष्ठान हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, तो ये सारे प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहां पर इसका जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, वह इस अधिनियम से कई गुना बेहतर है। तो वैसे प्रतिष्ठान में यह अधिनियम का प्रबंध नहीं किया जाएगा, मतलब इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगा जहां पर इससे बेहतर सुविधा महिलाओं को उपलब्ध कराई गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि टाटा वगैरह में महिलाओं के लिए जाने आने की बस की व्यवस्था की जाती है, रात्रि में उसे गार्ड छोड़ने के लिए जाता है, तो वैसे में क्या होगा वहां पे इसका प्रावधान नहीं किया जाएगा। चलिए क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों नियम बनाने की शक्ति, और ये है धारा 28 में। नियम बनाने की शक्ति धारा 28 में। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में समुचित सरकार जो है नियम बना सकती है। मतलब नियम बनाने की शक्ति जो है वह केंद्र एवं राज्य दोनों के पास सुरक्षित है। केंद्र भी इसमें नियम बना सकता है, राज्य भी इसमें नियम बना सकता है। याद रखिएगा। चलिए तो ये है हमारा नियम बनाने की शक्ति। क्लियर है। चलिए तो ये हमने देख लिया दोस्तों, ये हमारा क्या था, मातृत्व हित लाभ अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था। तो यदि प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान को लिखे, तो ये प्रावधान आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन धारा के साथ लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और उद्देश्य की बात पूछा जाए तो उद्देश्य को भी आपको लिखना है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि इस प्रावधान का आलोचनात्मक वर्णन करें, तो आलोचनात्मक वर्णन कैसे करेंगे, तो आप देखे होंगे कि यह जो प्रसूति हित लाभ अधिनियम है, यह क्या होता है इससे कि बहुत सारी इतने महिलाओं के लिए 26 सप्ताह का लाभ दिया गया है, प्लस मेडिकल बोनस दिया जाता है। तो ऐसे में कोई भी कंपनी का नियोजक जो है वह महिलाओं को नियुक्ति करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी नियोजक यह नहीं चाहेगा कि महिलाओं को 26 सप्ताह घर में बैठा करके उसे पैसा दिया जाए। ऐसे कंडीशन में पुरुषों का जो वरीयता होता है काम करने में वह अधिक हो जाता है, और किसी भी प्रतिष्ठान में महिलाओं के ज्यादा पुरुषों की संख्या में अधिक भर्ती कराई जाती है। तो ये इसकी आलोचनात्मक हो गया। दूसरा क्या हो गया दोस्तों कि जो दंड की व्यवस्था की गई है वह इतना कम है कि कोई भी नियोजक के लिए यह दंड काफी मामूली सा लगता है, और यदि वह
उल्लंघन भी करता है तो ये मामूली सा दंड भर करके वह इस कानून से क्या होता है, बच निकलता है। तीसरा क्या है दोस्तों, तो यह जो प्रावधान किया गया है यह संगठित क्षेत्र में तो लागू होता है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही है, जैसे ग्रामीण में या फिर कुटीर उद्योग में, यह असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है वे इस लाभ से क्या है, वंचित है। याद रखिएगा, वे इस लाभ से वंचित है। यदि WHO की बात माने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखिएगा, यदि WHO की बात माने विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसके लिए जितने भी विद्वान थे उन्होंने महिलाओं के लिए अवकाश की अवधि 24 सप्ताह निर्धारित किया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा 26 सप्ताह दिया गया है, जो कहीं ना कहीं नियोजकों पर एक भारी भरकम दबाव के रूप में है कि नियोजक जो है 26 सप्ताह किसी भी महिला कर्मचारी को बैठा करके पैसा देना नहीं चाहता है। ऐसे में वे क्या करता है कि महिलाओं को नियुक्ति करने से कतराता है। तो ये इसके क्या है दोस्तों, आलोचनात्मक इसका पहलू है। और भी कई सारे आलोचनात्मक पहलू है जिसे आप देख सकते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा ये प्रश्न हमारा, लेकिन फिर भी कहा जाए इन सभी आलोचनात्मक बिंदु होते हुए भी यह जो मातृत्व हित लाभ अधिनियम है वह वास्तविक रूप से महिलाओं को सुरक्षा अधिकार प्रदान करता है, महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्रदान करता है, उसको क्या एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, और महिलाएं इससे अधिक लाभान्वित भी हो रही है। यही हमारा मातृत्व सुरक्षा अधिनियम 1961 है। तो क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रमोद कुमार आजकल बिहार से जोड़कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर इसको कैसे लिखे? प्रमोद कुमार जी, बिहार से जोड़ करके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप बिहार से संबंधित डाटा को लिखें। जैसे अब यहां पूछा जाए कि मातृकों के लिए या फिर महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो बिहार सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उस लेटेस्ट योजना की आप चर्चा बिहार से जोड़ करके करें। चलिए, तो क्लियर है दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा ही समाप्त होता है। क्योंकि मैं आज क्लास ज्यादा देर तक नहीं ले पाया, क्योंकि अभी लाइट कट गई थी तो सेशन हमारा लेट हो गया, और अभी करंट का क्लास होने वाला है। तो अगले क्लास में हम इसके और भी आलोचनात्मक पहलू पर ध्यान देंगे, और अगले हमारा वीडियो में यह प्रश्न होगा कि मातृत्व अधिनियम 1961 के आलोचनात्मक प्रावधानों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो मैं इसकी आलोचना को देखूंगा, फिर इसके संबंधित जो लेटेस्ट डाटा है, जो श्रम मंत्रालय का रिपोर्ट है, जो WHO का रिपोर्ट है, जो ILO का रिपोर्ट है, वे सारे रिपोर्ट का भी मैं अद्यतन शामिल करूंगा। क्योंकि जब तक आप अद्यतन रिपोर्ट को शामिल नहीं करेंगे आपका आंसर एक अच्छा आंसर नहीं होगा। तो अगला क्लास और भी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम सारे डाटा को पेश करेंगे कि WHO, ILO और भारतीय श्रम मंत्रालय के तहत कौन कौन से डाटा इसमें पेश किया गया है। तो चलिए विदा लेते हैं आपको। चलिए 9:30 में क्लास होगा। चलिए तो विदा लेते हैं आज के यहीं पे। अगले सेशन में फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। ये टॉपिक अभी एक ही पार्ट क्लियर हुआ है, इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। चलिए तो कैसा लगा आज का क्लास? कोई समस्या है बताइए। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? कोई समस्या है तो बताएं। चलिए आज का क्लास कैसा लगा? आप लोग फीडबैक दें अपना, समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं बताइए। चलिए अभिमन्यु कुमार जी 9:30 में क्लास होगा, 9:30 में लाइव आएंगे। यदि सब चीज ओके रहा, मौसम संबंधित जो है यदि जानकारी मिला तो फिर मैं आऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो क्लियर है सभी को? चलिए बहुत अच्छा। उमा देवी बहुत अच्छा सर। वैभव सिन्हा थैंक यू। ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले LSW की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।